अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बच्चे, ये एंटन की एक्सरसाइज 1.2 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने रैंडमली इसका आई थिंक डी नहीं सी पार्ट जो है ये पिक किया है। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो मैट्रिक्स है ये एचेलॉन फॉर्म में गिवन है, ठीक है। सो आपने इसका सोल्यूशन जो है वो बताना है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो किस फॉर्म में है, जो भी है। सो अगर आप देखें तो ये आपकी एचेलॉन फॉर्म गिवन है। एचेलॉन फॉर्म का मतलब ये है कि इसको जस्ट आपने इक्वेशन में लेके जाना है। जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जिसका लास्ट वाला कॉलम है ये आपकी वेरिएबल्स में नहीं है, ये आपका जो सोल्यूशन मैट्रिक्स होता है ये वो वाला, ठीक है, जो ऑपोजिट साइड पे होता है। ये आपका ax इज इक्वल टू बी होता है, तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये आपका बी मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? मैंने आपसे ये कहा था कि नंबर ऑफ इक्वेशंस नॉर्मली रोज से डिनोट करते हैं, तो आपके पास 4 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वेरिएबल्स हैं। सो नॉर्मली ये होता है कि मैं इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट्स के साथ वेरिएबल्स को डिनोट करती हूँ। तो लास्ट वाले जो वेरिएबल्स हैं लास्ट अल्फाबेट्स में से ये जी है, अगर आपका ये वाला वेरिएबल पूरा वाई कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगर आपका एक्स है, सो आई थिंक यू वी डब्ल्यू एक्स, सो ये आपका डब्ल्यू होगा और ये आपका वी होगा, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट वाले अल्फाबेट से लेके जा रही हूँ और ये मुझे एचेलॉन फॉर्म में चूंकि गिवन है, इसलिए मैं इसको अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लेके जा रही हूँ। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपने सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने ये देखना है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये जो पिवट एलिमेंट होता है, ये जो आपका कॉलम है ये सरवाइव कर गया है। तो इसका मतलब है कि v को मैं एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल लूंगी, ठीक है। अब ये देखें w का जो w का अगर आप देखें तो कॉलम इसका सेकंड ये जो है इसे सरवाइव करना चाहिए थे, लेकिन w एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा। उसके बाद आपका जो x है, ये अगर आप देखें तो ये आपका पिवट एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो x को आप एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे अगर आप y का देखें तो y का यहाँ पे सरवाइव किया है, तो y का अगर आप पिवट एलिमेंट देखें तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो अब मैं इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे v माइनस 6w प्लस 0x प्लस 0y प्लस 3z इज इक्वल टू -2 है, ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन है। और अगर आपकी दूसरी इक्वेशन है दैट इज x, तो ये जो होगा आपका, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा +4z, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू होगी ये आपकी 7 होगी। अब लास्ट वाली जो आपकी y +5z, सो ये जो होगी आपकी 8 हो जाएगी, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि v को आप लिख सकते हैं v इन फॉर्म ऑफ, ये अगर आप देखें -2 प्लस 6w माइनस 3z, ठीक है। सो v कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ w एंड z, तो w और z जो होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप देखें तो आप x को लिख सकते हैं 7 माइनस 4z, सो इसके कॉम्बिनेशन में आपका w नहीं है, सो z एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लेंगी। और यहाँ पे आप अगर देखें तो y की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 8 माइनस 5z, so z is as an independent variable. So independent आपके पास कितने हैं? v can be written in the form of w and z. So यहाँ पे मैं असाइन कर देती हूँ let w जो है वो से आपका s है, s is any real number, और दूसरा आपका जो है वो z है, so z is equal to t, और ये आपके s और t जो है these are any real number, ठीक है। तो आप ये देखें कि जो आपकी x की फॉर्म होगी वो आपकी क्या होगी। सबसे पहले आपका जो जो आपका है वो क्या है आपका, दैट इज योर v। सो v जो है वो आपका किस फॉर्म में है? v आपका जो है वो -2 प्लस 6s एंड -3 t की फॉर्म में है। उसके बाद w जो है वो आपका किस फॉर्म में है? s फॉर्म में है। उसके बाद जो x है वो आपका किस फॉर्म में है? 7 माइनस 4 t की फॉर्म में है। और उसके बाद आपका जो y है वो किस फॉर्म में है आपका? दैट इज 8 माइनस 5 टी की फॉर्म में है। और जो z है आपका वो किस फॉर्म में है? वो आपका t की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर फर्ज करें मैंने कोई सोल्यूशन देखना है, इसका सोल्यूशन जो है वो मैं इसी बोर्ड पे ही इसी स्लाइड पे कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन पड़ा हुआ है। सो ये अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो सोल्यूशन जो आपका होगा वो किस फॉर्म में होगा? वो v w x y और z की फॉर्म में होंगे बिकॉज यू हैव 5 वेरिएबल्स। सो जो v आपका जो होगा वो दैट इज इन फॉर्म ऑफ, सोल्यूशन सेट जो होगा वो इसका किस फॉर्म में होगा? सो दैट इज इक्वल टू -2
प्लस 6s माइनस 3t, और जो आपका w है दैट इज इन फॉर्म ऑफ s, एंड योर y इज इक्वल टू 7 माइनस 4t, and your sorry x and your y is 8 minus 5t, and your z is equal to t. So ये आपका solution set होगा, इसको आप ना ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ठीक है, such that this is equal to this, ये आपका s1, and your s and t जो है ये आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें, फर्स्ट करें s में ले रही हूँ 0 और t जो है वो मैं 1 ले रही हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो मेरे पास v की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी -2 -3, और -3 सो ये आपके पास -5 आ गई, और इसके बाद s की वैल्यू जो है वो 0 है, और उसके बाद जो आपकी x की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 7 माइनस 4, सो दिस इज इक्वल टू 3, और जो आपकी y की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 8 माइनस 5, 5 और t की वैल्यू आपकी चूंकि 1 थी तो दिस इज इक्वल टू 3 एज वेल, एंड z की वैल्यू जो है वो आपकी 1 होगी। सो आपका जो एक सोल्यूशन है वो इसका क्या होगा, -5, और दैट इज सेकंड इज योर 0 एंड 3 and 1, ठीक है। इसी तरह से आप एस और डब्ल्यू की वैल्यू लो, यू विल गेट अनदर सॉल्यूशन, सो यू हैव सो मेनी, सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट, ये जो मैंने बड़ी ब्रैकेट में क्लोज किया, बल्कि मैं इसको और ज्यादा डिटेल्स के साथ लिख देती हूँ यहाँ पे, बल्कि आई थिंक, आई होप यू गेट द पॉइंट। सो अच्छा, लेकिन अब एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे इससे आगे वाली नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन है आपका, जैसे अगर आपका डी पार्ट है, अब अगर आप डी पार्ट है जहन में रखें, ये आपको एचलन फॉर्म में दिया गया, डी पार्ट में आपके पास है 1 -3 0 एंड 0, और उसके बाद डी पार्ट में आपके पास 0 0 1 एंड 0, और लास्ट वाला जो है वो आपके पास है 0 0 0 और 1। अच्छा, ये एचलन फॉर्म में है, लेकिन आपने एक बात जहन में रखनी है कि यहाँ पे जो आपका ये लास्ट वाला कॉलम है, अगर आप इसके कितने वेरिएबल है x y और z, सो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 0, लेकिन जो लास्ट वाली इक्वेशन है वो आपको क्या कह रही है, 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 1। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये आई होप कि मैंने आपको वीडियो में काफी डिटेल से समझा दिया। सो एचलन फॉर्म से जस्ट आपने ये पता करना है कि इससे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो किस फॉर्म में करता है, और आपके पास इनकंसिस्टेंट फॉर्म में भी आपको एचलन फॉर्म जो है वो गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक आपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8 का मैं एक पार्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। जो आपका लास्ट वाला एट पार्ट है दैट इज -2b plus 3c is equal to 1. This is your first equation, and 3a plus 6b, this is 6 and this is b, minus 3c is equal to -2, and last वाली जो equation है that is 6a plus 6b, और ये आपके पास है +3c is equal to 5। तो अगर मैं इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका लेके जाती हूँ, सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी इन दिस फॉर्म, सो ये आपके पास होगा 0 -2 एंड 3, और ये आपकी लास्ट वाला कॉलम 1 है, सो दिस इज 3 6 -3 -2, अगर ये 6 है, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। सो आप सबसे पहले देखें, आप ये सेकंड रो में से 3 को कॉमन ले लें, और फर्स्ट थर्ड रो में से भी 3 को, सो 1/3 R2 कर लें और 1/3 R3 कर लें। अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, सो आई विल गेट, अगर 1/3 मैं कर रही हूँ, मैं यहीं पे रब करके चले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो दिस इज इक्वल टू 0 -2 3 एंड 1, ओके, और ये आपके पास आ जाएगा 1, दिस इज 2, this is -1, and this is -2/3, and here you have 2 2 1 and 5/3, okay। सो अब आपने क्या करना है, आपने एचलन फॉर्म में लेके जाना है, तो नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन होगा वो आपका ऑपरेशन होगा, आपने R1 और R2 को एक्सचेंज इंटरचेंज कर देना, ठीक है। सो जब मैं R1 और R2 को R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रही हूँ, सो मेरे पास आ जाएगा 1 2 -1 -2/3, और ये आपके पास आ जाएगा 0 -2 3 एंड
ये आपके पास आ जाएगा -2/3 और ये आपके पास आ जाएगा 2, 2, 1 और 5/3। ठीक है, तो ये आपके पास, अब आपने क्या करना है, इस पिवट एलिमेंट को यूज करके लीडिंग एलिमेंट को आपने इसे जीरो करना है, ये ऑलरेडी जीरो है और इसको जीरो करना है। सो जो नेक्स्ट आपका ऑपरेशन होगा दैट इज इक्वल टू, सो ये आपका होगा R3 -2R1। ठीक है, तो जब आप इसको ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 1, 2, -1 एंड -2/3 और यहाँ पे आपको मिलेगा 0, -2 क्योंकि R2 के साथ आप कुछ भी नहीं कर रहे, सो 3 एंड -2/3 एंड हेयर यू विल गेट 0। अब ये हो जाएगा 2 - 2, 2 - 4 इज -2। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास जो आएगा, आई थिंक 2 माइनस, ओके, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 +2 दैट इज 3। ठीक है, और जो लास्ट वाला आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 5/3 -2 और R1 आपके पास क्या, -2/3। तो ये आपको मिल जाएगा 5/3 +4/3 दैट इज 9/3 एंड दिस इज इक्वल टू 3। सो ये आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, गुड। सो अब अगर आप देखें, आप इसको पिवट एलिमेंट में तो बाद में देखिएगा, बट मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों रोज को ऐड कर दूंगी तो लास्ट वाली एंट्री के अलावा बाकी सारी रो जीरो हो जाएगी। करके देखते हैं। सो इसको 2 से तो मैं बाद में मल्टीप्लाई करूंगी। मैं पहले एक ऑपरेशन कर देती हूँ दैट इज इक्वल टू R3 -R2। जब R3 -R2 में लिखूंगी तो मेरे पास आएगा 1, 2, -1 -2/3। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 0, -2, 3, -2/3 अगेन -2/3 एंड ये आपके पास हो जाएगा 0 और ये आपके पास हो जाएगा -2 + 2 इज 0 एंड 3 - 3 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 +2/3 दिस इज 9, 10, 11, 11/3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मैं कोई गलती कर रही हूँ। सो दिस इज -2 -3 -2/3 और ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 3 + 2/3 और ये आपके पास आ जाएगा 11/3। अब अगर आप देखें तो ये जो लास्ट वाली रो है, लास्ट वाली रो आपको क्या बता रही है, लास्ट वाली रो आपको ये बता रही है कि आपका सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ऑल दो मैं इसे चाहे पिवट एलिमेंट 1 में ले जाऊं, लेकिन लास्ट वाली रो आपको ये आइडेंटिफाई करी। अगर मैं लास्ट वाली रो को गौर से देखूं, सो लास्ट वाली जो है वो आपको, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को यहाँ से मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ, ये आप देख लीजिएगा। सो यहाँ पे अगर मैं इसको सिस्टम को लेके जा रही हूँ, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा, चले जी x + 2y -3 -z इज इक्वल टू -2/3 तो आ गया, और दूसरा चले जी -2y आ गया +3z आ गया। सो दिस इज इक्वल टू -2/3 हो गया। लेकिन लास्ट वाली अगर मैं रो को देखूं तो लास्ट वाली रो में मेरे पास क्या है, 0x + 0y + 0z इज इक्वल टू 11/3। सो ये जो चीज है ये आपको क्या कह रही है कि आपका सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो यहीं पे आप कह दें कि आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। सो आप ये जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके पास वो जितने भी पॉसिबल केसेस मैंने आपकी वीडियोस में डिस्कस किए वो क्लियर होते जाएंगे। सो जस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड कि व्हेन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, व्हेन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड व्हेन इट इज कंसिस्टेंट, तो आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करते हैं और यूनिक सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।